विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिया एनिमलम का रचना किया था, और जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता थे लेमार्क और ट्रेवेनस। वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, लिखे थे बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम। वर्गीकी के पिता कैरोलस नीसियस को कहा जाता है, जिन्होंने जेनेरा प्लांटेरम, फिलासफिया बोटेनिका, सिस्टेमा नेचुरी इसका रचना किया था। आर.एच. हटेकर ने 5 जगत प्रणाली के बारे में बताया था, वर्गीकृत किया। पहला प्रणाली मोनेरा, जिसमें प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जैसे आर्की बैक्टीरिया, तंतुमय जीवाणु। दूसरा होता है प्रोटिस्टा, एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे जलीय जीव होते हैं, यूकेरियोटिक जीव होते हैं, यूग्लिना, ये सब हो गया। पादप, तीसरा जो प्रकार था वो था पादप, रंगीन बहुकोशिकीय हो। प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव होते हैं, जैसे शैवाल, मॉस, पुष्प, ये सब पुष्पीय होते हैं। कवक, परजीवी या मृतोज परजीवी जो होते हैं, जैसे कोशिका भित्तिक, इनकी कोशिका भित्तिक काइटिन से निर्मित होती है। एनिमिलिया, मेंटाजोआ, हाइड्रा, जेलीफिश, क्रेबी सितारा, मछली सीरीज, ये सब यही होता है। यानी कि आर.एच. हटेकर ने जो 5 जगत प्रणाली के बारे में बताया है वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और एनिमेलिया। पादप और जंतु के जो बीच की स्थिति होती है उसको यूग्लिना कहते हैं। ये सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित होते हैं और अभाव में इतर पोषित होते हैं। विटामिन के प्रकार देख लेते हैं। तो विटामिन 2 तरह के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन का ट्रिक है WBC, यानी कि W से वाटर और BC तो आपको पता है, B से विटामिन B और C से विटामिन C। और वसा में घुलनशील विटामिन शेष हो गया ADE और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल, इससे कमी से बीमारी होती है, रतौंधी। B1 का है थायमिन, इससे बेरी होता है। इसको हम लोग बाद में कर लेंगे, लास्ट में। हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र में वायु का आदान प्रदान वाले अंग नासिका यानी कि नोज होता है। नासा मार्ग, नोजल पैसेज, ग्रसनी, लैरिंक्स, स्वर तंत्र, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रैक्युलस, फेफड़े, ये सब शामिल होते हैं। अब अगला देखेंगे, मनुष्य के पास 2 फेफड़े होते हैं। एक होता है प्लूरल मेम्ब्रेन, 2 फेफड़े होते हैं जो कि प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा, चौड़ा मगर छोटा होता है। फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है। प्रत्येक फेफड़े में 15 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं। वायु कोष्ठक क्या है? श्वास की वायु तथा रुधिर के बीच गैसीय विनिमयन जो करता है, यानी कि जो श्वास की वायु, श्वास जो होता है लेते हैं हम लोग, तो वायु को खून के जो बीच गैसीय विनिमयन करते हैं। फेफड़े या फुफ्फुस जो कि गैस का आदान प्रदान होता है, उसे फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं। श्वसन में जो प्रमुख प्रयुक्त जो गैसें होती है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प इत्यादि। श्वसन 2 तरह का होता है, एक अंतर श्वास, एक होता है उच्च श्वास। इंस्पायरेशन जो अंदर आता है, एक्सपायरेशन जो बाहर जाता है। श्वसन के दौरान नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, नाइट्रोजन चेंजिंग नहीं होता है। ऑक्सीजन अंतः श्वसन के द्वारा फेफड़ा में पहुंचता है। अब फेफड़ा से ही कोशिका के में पहुंचता है। CO2 ऐसी चीज़ को बाहर मतलब विपरीत दिशा में गति करके निकल जाता है। कोशिका से फेफड़ा में आता है और फेफड़ा से बाहर निकल जाता है। RBCs में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जिसको ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं। CO2 का हीमोग्लोबिन के प्रति आकर्षण O2 से 250 गुना ज़्यादा होता है। CO2 प्लस हीमोग्लोबिन मिलाकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा यदि ज़्यादा हो जाती है तो रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता में कमी होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा तो कमी हो जाएगा परिवहन क्षमता में। अगला देखते हैं, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी जब होती है तो श्वास की गति में बढ़ोतरी होती है। जैसे हम लोग जब तेज़ दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग का सांस ज़्यादा तेज़ चलना शुरू हो जाता है।
समुद्र तल से ऊपर जाने पर वायु के घनत्व में कमी होती है। पहाड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने से कमी को जो हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। यानी कि मनुष्य का जो सांस है फूलने लगता है, श्वसन दर बढ़ जाता है। हम लोग परिसंचरण तंत्र देखेंगे। विलियम हार्वे द्वारा परिसंचरण तंत्र की खोज हुई थी। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हृदय, रुधिर एवं रुधिर वाहिनियाँ आती हैं। हृदय के बाह्य आघातों यानी बाहरी खतरों से रक्षा हृदय आवरण करता है। हृदय 4 कक्षों में विभाजित होता है। साधारण मनुष्य के हृदय का वजन 250 से 300 ग्राम के बीच होता है। प्रति मिनट हृदय की जो स्पंदन दर यानी धड़कने की दर होता है 72 से 75 होता है। हृदय पंप का प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पहुंचाना है। हृदय से जो रक्त जाता है धमनियों द्वारा जाता है पूरे शरीर में, और हृदय में जो रक्त होता है वापस शिराओं द्वारा वापस आ जाता है। इसलिए इंजेक्शन वगैरह जो सुई पड़ता है वो नस में ही पड़ता है, जिससे यह ब्लड मिलकर हृदय में चला जाता है और वहाँ से पूरे शरीर में फैल जाता है। धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जो ऑक्सीजन मिश्रित रक्त है वो जाता है, और अशुद्ध रक्त होता है वो शिरा के द्वारा ऑक्सीजन मिश्रण हेतु फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा से ऑक्सीजन मिलके हृदय में जाता है, और हृदय से धमनी के द्वारा पूरे शरीर में जाता है। रक्त एक संयोजी ऊतक है जिसका यह एक क्षारीय विलयन है और इसका pH 7.4 होता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर मेल में रहता है, मतलब पुरुष में 5 से 6 लीटर रक्त रहता है, महिला में 1 लीटर कम रहता है, इसलिए पुरुष का खून चूसते रहती है। अब रक्त 2 भाग में होता है, एक प्लाज्मा, एक रक्त कणिकाएं या रुधिराणु। प्लाज्मा 55% रहता है और प्लाज्मा में 91% जल रहता है। 9% जो रहता है उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ रहते हैं। रक्त कणिकाएं या रुधिराणु 45% रहता है और यह 3 भाग में विभाजित इसको किया जा सकता है। पहला लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कण को आरबीसी कहते हैं। रक्त का 40% होता है और रुधिराणु का 90% होता है। यह केवल कशेरुकी यानी कि रीढ़ वाले जंतुओं में पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन के रूप में रहता है और ग्लाइकोप्रोटीन भी रहता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसका जो लाल रंग होता है वो इसको हीम जो होता है वो लाल रंग होता है, 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर में इसकी संख्या होती है। यह अस्थि मज्जा में विकसित होता है और प्लीहा या तिल्ली में समाप्त हो जाता है। प्लीहा को आरबीसी की कब्र कहते हैं। श्वेत रक्त कण यानी कि WBC वो रोगों की प्रतिरक्षा के लिए है, और प्लेटलेट्स होता है वो रक्त को थक्का जमाने के लिए यूज़ होता है। अब श्वेत रक्तकणों के बारे में देख लें। श्वेत रक्त कणिकाओं WBC 2 प्रकार का होता है, एक कणिकामय या कणिका विहीन। जैसे कणिकामय का एग्जाम्पल है सीडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, और कणिका विहीन का एग्जाम्पल है लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। बीपीएससी में आया था यार। निर्माण इसका प्लीहा में होता है। लसिका ग्रंथ, थाइमस ग्रंथ की अत्यधिक मात्रा इसमें होता है। निर्माण प्लीहा में लसिका ग्रंथ और थाइमस ग्रंथि में होता है। ल्यूकेमिया जो कि रक्त कैंसर होता है, और रक्त में WBC की अधिक मात्रा हो जाती है तो उसको ल्यूकेमिया हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, आरबीसी कम जाता है। रक्त ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। इसको नॉर्मल बनाए रखने के लिए इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय निर्गम करता है। इंसुलिन का निर्गम कौन करता है? अग्नाशय। और इसकी कमी से क्या होता है? मधुमेह या डायबिटीज़ हो जाता है। औसत जो रक्तचाप होता है वो 120/80 होता है, और रक्तदाब मापक को हम लोग स्पिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ब्लड ग्रुप या रक्त समूह, जिसका खोज करता है कार्ल लैंडस्टीनर। RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर एवं वीनर ने किया था। रक्त में विविधता होती है RH फैक्टर के कारण।
RH फैक्टर के कारण, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो अलग अलग होता है। ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ होता है? RBC में होता है। ग्लाइकोप्रोटीन को ही हम लोग एंटीजन कहते हैं। एंटीजन कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एंटीजन ए, एंटीजन बी। एंटीबॉडी, एंटीजन की अनुपस्थिति में प्लाज्मा में पाया जाने वाला विशेष प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी भी 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। रक्त वर्ग ए में एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी पाया जाता है। रक्त वर्ग बी में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए पाया जाता है। मतलब जो ब्लड ग्रुप है वो मेनली एंटीजन ही होता है। रक्त वर्ग ए बी में एंटीजन ए एवं बी पाया जाता है और एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। रक्त वर्ग ओ में एंटीजन अनुपस्थित होता है और एंटीबॉडी ए बी पाया जाता है। क्योंकि रक्त वर्ग ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है, जिसके चलते ओ वाले लोग किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। और यहाँ पे ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसके चलते वो किसी से भी रक्त ले सकता है। ध्यान दीजिएगा, ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है और ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं जनक के रक्त वर्ग के आधार पर संतान का रक्त वर्ग निर्धारण। ये बताया था, बर्नरस्टीन बताया था कि रक्त वर्ग मनुष्य का आनुवांशिक लक्षण है। माता पिता का यदि रक्त वर्ग ओ होगा तो संतानों का ओ ही हो सकता है और कुछ नहीं होगा। अगर माता पिता का जो ब्लड ग्रुप है ओ ए या ए रहेगा तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा या ओ होगा या तो ए होगा। अगर ओ बी या बी बी होगा तो उसका ब्लड ग्रुप ओ या बी होगा। अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और बी है तो उसका ब्लड ग्रुप सब हो सकता है, या तो ओ होगा या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी होगा। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ ए बी है तो या तो ए होगा या तो बी होगा। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी, बी ए बी या ए बी होगा तो उसका होगा ए या तो बी या तो ए बी, यही हो सकता है, ओ नहीं होगा। हृदय का जो आराम काल होता है वो 2 धड़कनों के बीच में होता है। समझ सकते हैं कितना कम होगा। हृदय घात का लक्षण जो है, सीने में दर्द हो जाएगा या पसीना निकलेगा, जी मिचलाएगा, बाह में दर्द होगा, झंझनाहट होगा, तो हृदय घात यानी कि हार्ट अटैक आ सकता है। इसका कारण है मोटापा, उच्च तनाव, धूम्रपान, स्थानबद्ध जीवन शैली, वसायुक्त आहार। हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में देखते हैं। उत्सर्जन तंत्र जो होता है, शरीर का जो उत्सर्जित पदार्थ है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग किडनी यानी कि ब्रिक। इसका काम है रक्त को छानकर अनावश्यक एवं अवशिष्ट पदार्थों को हटाना। प्रत्येक स्तनपायी में 2 किडनी पाया जाता है। शरीर के तरल को छानकर अवशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में निकालना भी इसी का काम है। ब्रिक की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। शरीर में लवण एवं जल का नियंत्रक किडनी ही करता है। प्रत्येक ब्रिक में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अपोहन यानी कि डायलिसिस क्या है। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। वृक्क के क्षतिग्रस्त होने पर अपोहक या डायलाइजर का उपयोग किया जाता है और जो अपोहन है वो विसरण यानी कि डिफ्यूज़न विसरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब देखते हैं यूरिया निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है और रक्त से अलग कौन करता है, किडनी। अति सूक्ष्म निस्यंदन यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा यह निर्गत करता है। मूत्र निर्माण होता है वृक्क में। प्रतिदिन हम लोग लगभग 1.45 लीटर मूत्र लेते हैं। मूत्र जो है वो हल्का अम्लीय होता है और इसका pH लगभग 6 होता है। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण यह हल्का पीला दिखाई पड़ता है। 95% जो मूत्र में होता है 95% जल, 2.6% यूरिया, 2% अनावश्यक लवण और 0.3% केरोटीन होता है समथिंग और अन्य होता है। कैल्शियम ऑक्जिलेट और ब्रिक में पथरी या स्मरी के रूप में रहता है, यानी कि जो किडनी में स्टोन होता है उसका कारण कैल्शियम ऑक्जिलेट है और इसके चलते मूत्र में परेशानी होती है। यकृत अल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी है
त्वचा से अनावश्यक लवण एवं यूरिया पसीने के रूप में बाहर निकलता है। यकृत त्वचा तथा फेफड़ा उत्सर्जन में सहायक अंग है। अब हम आगे देखते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र शरीर के सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण, संचालन एवं समन्वय करता है। इसकी इकाई भी नेफ्रॉन होती है, जिसको तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। जो मानव का मस्तिष्क है वो अस्थियों के खोल यानी कि क्रेनियन में बंद रहता है, बाहरी आघातों से बचाने के लिए। संवेदनशील तंत्रिकाएं ऊतकों से निर्मित होती हैं। मस्तिष्क का काम सोचना, हृदय गति नियंत्रण, शरीर के संतुलन के लिए आवश्यक है। हम लोग देखते हैं मस्तिष्क 2 प्रकार का नहीं 3 प्रकार का होता है। मस्तिष्क 3 प्रकार का होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क 2 प्रकार का होता है, सेरिब्रम और डाइएनसीफेलॉन है। मध्य मस्तिष्क होता है कार्पोरा, बर्नार्डी, जेमा और सेरिब्रल पेडिकल। पश्च मस्तिष्क होता है सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लिगेंटा, इसको में विभाजित किया गया है। अब जो अग्र मस्तिष्क का डायनसिफिलॉन है वो भी 2 भागों में विभाजित है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब हम लोग देखते हैं कि इसका सबका महत्वपूर्ण काम क्या। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेरिब्रम के बारे में। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का विश्लेषण एवं समन्वय करता है। बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियाँ, ज्ञानवाणी एवं चिंतन का केंद्रीय होता है। अब थैलेमस देखते हैं, दर्द, ठंडा गर्म को पहचानना यानी कि तापमान संवेदी होता है, और थैलेमस से ही मेलाटोनिन हार्मोन्स का स्त्राव होता है। हाइपोथैलेमस संवेदनात्मक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। अंतःस्रावी हार्मोन्स का नियंत्रण भी इसी के द्वारा होता है। भूख, प्यास, प्यार, घृणा, गुस्सा जो अचानक हो जाता है, संवेदनात्मक वही होता है, खुशी, इस सब का नियंत्रण नहीं करता है। जल का उपचायक पसीना, शरीर का तापमान नियंत्रण, बीपी से पूछा है, शरीर का तापमान नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। यह पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि करते हैं ना, तो उसका भी पापा है हाइपोथैलेमस। हम देखते हैं आगे, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण रखता है, ये यानी कि देखने और सुनने पर नियंत्रण किसका? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का। सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल क्रूरा सेरोबी मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। अब देखते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम जो कि शरीर का संतुलन बनाए रखना, ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण और आंतरिक कान के संतुलन भाग से नियंत्रण रखता है सेरिबेलम। मेड्यूला ऑब्लिगेंटा मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। उपापचय, रक्त दाब, आहार नाल का क्रमाकुंचन, ग्रंथिस्राव, हृदय की धड़कना, श्वसन का नियंत्रण, उल्टी, भोजन निगलने वाली क्रियाओं का केंद्र भी यही होता है। शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है मेड्यूला ऑब्लिगेंटा, जैसे हृदय का धड़कना है, जो जिसमें हम लोग का कंट्रोल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। मेड्यूला ऑब्लिगेंटा का पिछला भाग होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है और अनैच्छिक क्रियाओं का संतुलन इसमें है। मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन यही मेरुरज्जु करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं से निर्मित होता है। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, या कैनियल तंत्रिकाएं इसको कहते हैं। मनुष्य में 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं या स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। हाथ पैरों के पेशियों, त्वचा ग्रंथियों तथा त्वचा ज्ञानेंद्रियों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसका नियंत्रण हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। अनुकंपी तंत्र इसी से रिलेटेड है, जो कि बाल खड़े हो जाना, श्वसन दर्द तीव्र हो जाना, ये सब इसी से होता है। अब आगे देखते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी अनैच्छिक क्रियाएं जो कि मस्तिष्क के सहयोग के बिना संचालित होती है। वैसी काफ़ी सारी क्रियाएं जैसे मस्तिष्क का डिसीजन भी नहीं ले, जैसे ही आपका हाथ जाता है कोई आग गर्म चीज़ पे, तुरंत हट जाता है। तो ये सारी चीज़ें मेरुरज्जु द्वारा संचालित होती है, नियंत्रित होती हैं। उदाहरण के तौर अभी बताया, हम गर्म वस्तु पर हाथ पड़ने पर हम अपना हाथ हटा लेते हैं तुरंत। अब देखते हैं जनन एवं भ्रूणीय विकास।
मानव एक लिंगी जीव है। पुरुष में एक जोड़ी वृषण टेस्टिस और स्त्री में एक जोड़ी अंडाशय यानी कि ओवरीज पाया जाता है। मानव में निषेचन अंडवाहिनी जिसको ओविडक्ट या फैलोपियन नली कहते हैं। शुक्राणु प्लस अंडाणु मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं, जो कि जाइगोट को युग्मनज भी कहते हैं। द्विगुणित 266 दिन या 38 सप्ताह में जन्म ले लेता है बच्चा। जाइगोट का 3 भाग होता है, मॉरूला, ब्लास्टूला, गैस्टूला। गैस्टूला तीसरे सप्ताह में होता है। मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्धन के चौथे 5वें सप्ताह में स्पंदन होने लगता है, यानी कि जब मानव भ्रूण अगर चौथे से 5वें सप्ताह में पहुंचता है तो उसका हृदय धड़कने लगता है। भ्रूण का जो विकास काल होता है 3 से 8वां सप्ताह में होता है। भ्रूण काल के 3 माह से जन्म तक ऊतकों का परिपक्वन और शारीरिक वृद्धि होती है। ओल्ब या एमियन उल्बी तरल भरा रहता है उसमें, जो कि भ्रूण को नम बनाए रखने या बाहरी दबाव धक्कों से रक्षा करता है। जरायु या कोरियन ये गैसीय विनिमय का नियंत्रण करता है। अपरा पोषिका या एलेंटाइकला भ्रूण को उपापचयिक अवशिष्ट पदार्थ का एकत्रण एवं गैसीय विनिमयन करने में सहायता करता है। अपरा पोषिका को एलानोटिकोइक मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखते हैं जैव उर्वरक। जैव उर्वरक वास्तव में सूक्ष्म जीवों या जीवाणुओं से युक्त खाद है। उर्वरक में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन फास्फोरस उपलब्ध कराते हैं। जैविक खाद 30 से 40 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर में डाला जाता है और यह उपज का 10 से 20% बढ़ा लेता है। फास्फोबैक्टीरिया माइकोराइजा जो कि जैव उर्वरक है, फास्फोरस खेत में 20 से 30% तक वृद्धि करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक देख लेते हैं। राइजोबियम, एजोडोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, एसेटोबैक्टर और नील हरित शैवाल, ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जैव उत्प्रेरक है। फास्फोरस को घुलाने वाले उर्वरक है वो है बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस। कंपोस्टिंग या एक्सीलरेटर करने वाले हैं सेलुलोटिक ट्राइकोडर्मा, लिग्नोटिक ह्यूमिकोला। पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल। यहाँ पे एजोला हो जाएगा। एजोला का सहचारी साथ मिलने से उर्वरता में वृद्धि होती है। एजोला एक्चुअली जलीय फर्न होता है। पत्तियों की पृष्ठीय सतह की गुहिकाओं के जीवाणु को एनाबीना एजोली नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण के उत्तरदायी विभिन्न फसलों के जो बैक्टीरिया, सोयाबीन में राइजोबियम जैपोनिकम होता है। 3 पत्तियाँ घास होता है जिसको राइजोबियम ट्राइफोली करता है। लूसर्न, राइजोबियम मेरिलोली, गुनेरा मैक्रोपाइला, नोस्टोक मेस्करोन। दुधारू पशुओं को प्रतिदिन अगर एजोला दिया जाए तो उनके दूध में वृद्धि होगी। नील हरित शैवाल का उपयोग धान में नाइट्रोजन आपूर्ति में किया जाता है। नील हरित शैवाल एक जैव उर्वरक है। मानव शारीरिक एवं क्रिया ज्ञान देखते हैं। कंकाल या मांसपेशीय तंत्र। कंकाल या मांसपेशी मानव को क्या करते हैं? आकृति प्रदान करते हैं। कंकाल 2 तरह का होता है, एक अंतः कंकाल, एक बाह्य कंकाल। अंतः कंकाल में अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल होता है। बाह्य कंकाल में हड्डी नहीं होती, 0, जैसे बाल, रोम, नाखून ये सब। वयस्क मानव में 206 हड्डी पाई जाती है। अच्छी 80 को होता है, उपांगीय 126 को होता है। सबसे छोटी हड्डी को हम लोग स्टेपिज कहते हैं जो कि कान में होता है। सबसे बड़ी हड्डी को फीमर कहते हैं जो जांघ में होता है। मनुष्य के खोपड़ी में 28 हड्डियाँ होती हैं। 8 हड्डी मस्तिष्क के चारों ओर खोल के रूप में होती है। 14 हड्डी चेहरे का कंकाल होता है और 6 को कान की हड्डियाँ होती हैं। हाइओइड मेडिबल और कंठ के बीच की हस्ती को हम लोग मेडिबल और कंठ के बीच की हड्डी को हम लोग हाइओइड कहते हैं। रीढ़ की हड्डी को कसरेकु दंड कहते हैं। रीढ़ की हड्डी 26 हड्डियों से निर्मित होता है। एटलस कसरेकु जो कि गर्दन को सीधा रखता है। मनुष्य के शरीर में पसलियाँ 12 जोड़ी पाई जाती हैं, टोटल 24 को। शरीर का अधिकतम भाग जल से निर्मित है, 60 to 70%। मानव शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व कौन है? ऑक्सीजन है 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.4% और फास्फोरस 1.1%।
आर्थ्रोप्लास्टी क्या करता है? कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन करता है। कौन करता है आर्थ्रोप्लास्टी? कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। कंडरा या टेंडम, कंडरा या टेंडम मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। तो मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? कंडरा या टेंडम। नाखून अल्फा केराटिन से निर्मित होता है। अस्थि एवं दांत के निर्माण हेतु आवश्यक कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन है। 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। 12 दांत अस्थायी रहते हैं, एक दंती जिसको चवर्ण कहते हैं, यानी कि 12 दांत एक ही बार विकसित होता है। शरीर का सबसे मजबूत भाग है जबड़ा, नहीं, शरीर का सबसे मजबूत भाग है दंतवल्क, इनामेल, यानी कि जो दांत का ऊपरी भाग होता है, कैल्शियम फास्फेट से और कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है। भारी वस्तु को उठाने की सबसे अधिक क्षमता जबड़े के मांसपेशियों में होती है, जो कि सबसे मजबूत होती है। स्टर्नम को उरोस्थी यानी कि छाती की हड्डी, ब्रेस्ट बोन कहते हैं स्टर्नम। क्ले क्विल होता है जत्रुक या हंसुली, जिसको कॉलर बोन कहते हैं, यानी कंधे में भी हो सकता है। पैटेला होता है जानु फलक, यानी कि नी कैप, घुटने का पैटेला। स्कैपुला होता है स्कैन फलक, यानी कि शोल्डर ब्लेड, यानी कंधे का जो होता है वो स्कैपुला होता है। आज की कहानी यहीं तक, एक और पार्ट आएगा, दूसरे पार्ट में ये समाप्त हो जाएगा।